चौटाला, अभय सिंह चौटाला, दोनों का इस परिवार से एक साथ मुलाकात करना और चौटाला परिवार के भी कई सदस्यों का ये बयानबाजी करना, इसके साथ साथ प्रदेश की राजनीति में जो इस परिवार के शुभ चिंतक हैं, उनका ये कहना कि हम लगातार प्रयास में हैं कि ये परिवार फिर से राजनीतिक तौर पर एकजुट हो जाए। उसके लिए क्या अभय सिंह चौटाला की तरफ से और दुष्यंत चौटाला की तरफ से किसी तरीके की कोई एक स्टेप आगे बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि इनके जो दादा है दुष्यंत चौटाला के, रणजीत सिंह चौटाला, वो भी ये कह चुके हैं कि परिवार को एकजुट करना मेरी प्राथमिकता है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से राठी जो इनेलो के जिला अध्यक्ष थे, उनके जिस तरह से मामले के ऊपर अभय चौटाला ने बात रखी है, उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने न सिर्फ बात रखी बल्कि उनके घर मिलने पहुंचे हैं, बाकायदा परिवार को सांत्वना दी है। तो ये बताता है कि क्या धीरे धीरे जो चौटाला परिवार है, क्या वो करीब आने का प्रयास कर रहा है। और जो रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, जो लगातार इस बात को लेकर पहले भी चर्चाओं में रहे कि मेरे पास 2-3 विकल्प हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चौटाला परिवार फिर से एकजुट हो जाए, एक साथ आकर चुनाव लड़ता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि इनेलो और जेजेपी की राहें जिस तरह से अलग हुई हैं, उससे ना परिवार को कोई फायदा हो रहा है और ना ही पार्टी लेवल पे कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल हो रहा है। क्योंकि बीते चुनावों की बात करें दिनेश, और हम उन आंकड़ों पे भी बात करें जो परिणाम निकलकर सामने आए, तो उसमें भी आप देखेंगे कि इनेलो के हाथ में भी कुछ नहीं लगा। इक्का दुक्का विधायक जरूर उनके पास हैं, लेकिन जेजेपी का हाल तो उनसे भी बुरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास 1% से भी कम मत प्रतिशत दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक भी विधायक जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी के पास नहीं है। खुद दुष्यंत चौटाला का भी कह सकते हैं कि अब कोई बहुत ज्यादा इसमें जो कह सकते हैं मजबूती दिखाई पड़ती थी वो नजर नहीं आती। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये परिवार एक साथ आ सकता है। क्योंकि देखिए, परिवारों के बीच की जब लड़ाई होती है तो पार्टी के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। दिनेश जी, बिहार का आप एग्जाम्पल जो है लेकर समझ सकते हैं कि जिस तरह तेज प्रताप और रोहिणी का अलग रुख दिखाई पड़ा, और ये लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा था कि यहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी मिलकर, यानी कि महागठबंधन मिलकर बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन कर सकता है। लेकिन जैसे ही ऐन मौके पर परिवार में आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो है माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा, बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आई। उसके बाद हशर क्या हुआ कि जो आरजेडी 70-75 सीटों पे दिखाई पड़ रही थी 20 में, वो अब आके 25-26 सीटों पे आकर सिमट जाती। तो परिवार का एकजुट होना बहुत जरूरी है। इससे लोगों के अंदर भी, हाँ बिल्कुल, इससे लोगों के अंदर भी एक पॉजिटिव जो है मैसेज जाता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, लोगों के अंदर पॉजिटिव मैसेज जाता हुआ दिखाई देता है। वोट बैंक कहीं ना कहीं एकजुट होता है, विचारधारा एकजुट होती है। तमाम खुले मंचों से जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला बार बार ये बयान देते हुए नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, क्योंकि हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा जमीन से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, किसान आंदोलन का विपरीत प्रभाव हमारी राजनीति पर पड़ा और उसका हश्र ये हुआ कि 2019 में 15% के लगभग वोट पाने वाली जेजेपी 0.78% वोट पर आकर रुक जाती है, और जिससे कि हरियाणा में उनकी राजनीति को बड़ा झटका लगता है। अमन जी, मेरा एक और सवाल रहेगा यहाँ पर हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर। जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में फिसड्डी साबित हो रही है, प्रत्येक जिले में ऐसी वारदातें हो रही हैं, मुख्यमंत्री फेल शासन चला रहे हैं, इस तरीके की बातें अभय सिंह चौटाला मीडिया के सामने करते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार क्या आगे आने वाले वक्त में, जब कैबिनेट के विस्तार की लगातार खबरें आ रही हैं कि हरियाणा में करीब 1.5 साल का कार्यकाल सरकार को हो चुका है, और ऐसे में आने वाले वक्त में यदि कैबिनेट का विस्तार होता है तो परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे अनिल विज को क्या गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपकर मुख्यमंत्री एक कड़ा कदम उठा सकते हैं? क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से देखा गया कि अनिल विज जो हैं वो हरियाणा में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे थे, और कई विपक्षी नेताओं ने ये कहा कि मुख्यमंत्री के पोर्टफोलियो में ज्यादा मंत्रालय हैं, इसीलिए बेहतर कदम उठाएं कि वो अनिल विज को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दे। क्या ऐसी कोई संभावना है कैबिनेट विस्तार में नजर आएंगी? संभावना तो अभी नहीं ऐसा लगता है, लेकिन बिल्कुल आपने ये बात सही कहा कि अनिल विज इससे पहले भी गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं, तो अगर उनको जिम्मेदारी मिलती है तो शायद बखूबी तरीके से वो चीजों को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि अगर ज्यादा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास रहेंगे तो, क्योंकि वैसे ही बहुत सारे कामों में बिजी रहते हैं, और गृह मंत्रालय जो कि सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा विभाग माना जाता है, पूरे राज्य की सिक्योरिटी और जिम्मेदारी कह
सकते हैं सुरक्षा जो है इस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अगर वो जिम्मेदारी अनिल विज को दी जाती, क्योंकि अभी संभावनाओं के तौर पर हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री भी थोड़ा रिलैक्स होंगे और साथ में अनिल विज चूंकि बड़े लेवल के नेता हैं, इससे पहले संभाल चुके हैं गृह मंत्रालय, तो हो सकता है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़े और जो राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाते हैं अनिल विज उसको बाखूबी तरीके से संभालते हुए दिखाई पड़े। लेकिन चूंकि अभी इसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब जो मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं जो लगातार बनी हुई है, उस बीच हो सकता है कि यहाँ पर अनिल विज को एक प्रमुख और बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि वो पहले संभाल चुके हैं सब जिम्मेदारी। तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से उनको इस तरह की का जो ओहदा है उस पर उनको बैठाया जाए, ताकि राज्य की जो कानून व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, बहुत ज्यादा मजबूत और चुस्त दुरुस्त होती हुई दिखाई पड़े। पूर्व डीजीपी ओपी सिंह ने भी ये कहा था कि 2026 में हरियाणा में अपराध को रोकना हरियाणा पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को लेकर जो कि एक्टिव नजर आ रहे हैं, सक्रिय नजर आ रहे हैं, कड़े निर्देश अधिकारियों को देते नजर आ रहे हैं, आखिरकार आगे आने वाले वक्त में अपराध पर कैसे लगाम लगा पाते हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।